हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और बच्चों, जैसे ये लॉकडाउन लगा हुआ है उसके बिहाफ में कम से कम अपनी स्टडी को ज़रूर रेगुलर रखें। बहुत ही आसान सा चैप्टर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास साइंस हिंदी मीडियम के लिए, जो कि चैप्टर है हमारा पर्यावरण। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी से भी इजी। बस आपको थोड़ा सा पढ़ने से ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल फ्री के नंबर हैं इसके, 2 से 3 नंबर जो भी इसके होंगे वो बिल्कुल फ्री के नंबर होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें अपने आप को मेंटेन करना है। चलिए, बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो है हमारे आसपास जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें जो भी भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं, जो भी रासायनिक परिस्थितियाँ होती हैं, जो जैविक परिस्थितियाँ होती हैं, जिनमें वो कोई भी जीव निवास करता है, वो सभी सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? पर्यावरण। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक जैव घटक और एक अजैव घटक। नाम से ही पता लग रहा है, जैव माने सजीव प्राणी, सभी सजीव प्राणी। पूरा मैंने यहाँ वर्णन नहीं किया है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बड़ा आसान सा है। सजीव घटक का, जैव घटक का मतलब है सभी सजीव प्राणी इसके अंदर आते हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं और जो भी पर्यावरण पे अपना प्रभाव डालते हैं, तो वो सभी सजीव प्राणी इसके अंदर आते हैं। जैसे कि उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता को आप जानते नहीं होंगे। चलिए आगे इसी क्लास में मैं इनको सभी को बताने वाला हूँ। तो उत्पादक जो भी होते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता कोई भी जीव जंतु, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु, सूक्ष्म जीव, कोई भी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, 5 प्रजातियाँ, ये सभी जो है ये सभी जैव घटक में आते हैं, ठीक है ना। तो और दूसरा है अजैव घटक। अजैव घटक बड़ा आसान है। अजैव घटक में मीन्स ऐसे पदार्थ हैं तो वो निर्जीव, लेकिन उनका सीधा सीधा सजीवों पे असर पड़ता है। तापमान, आप जानते हैं, तापमान अगर बढ़ेगा, गर्मियों में तापमान बढ़ता है तो जीव जंतु अधिक पैदा होते हैं, बीमारियां अधिक फैलती हैं, सूक्ष्म जीव अधिक वृद्धि करते हैं, बरसात में वृद्धि अधिक करते हैं। जलवायु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अभी सर्दी आ रही है तो सर्दी का प्रभाव जीवों पर पड़ता है, गर्मी का प्रभाव जीवों पर पड़ता है, हवा का प्रभाव जीवों, मिट्टी का प्रभाव जीवों पर पड़ता है, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, ये सभी अजैव घटकों के एग्जाम्पल होते हैं। तो अजैव घटक पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र के जो होते हैं वो मैंने आपको बताए, जैव और अजैव घटक। इसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूँ उत्पादक और उपभोक्ता पर। बड़ा ही आसान सा है, मैंने ये कहा था कि सबसे आसान चैप्टर ये है। उत्पादक का अर्थ है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, यानी अपना भोजन अपने आप बना पाते हैं, वो उत्पादक हैं। ये कौन है? हरे पेड़ पौधे। और हरे पेड़ पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं आप जानते हैं। ये 5वीं क्लास से आप पढ़ते आए हैं। कौन सी विधि है? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी विधि है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, तो ये उत्पादक कहलाते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे इसमें आते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, पर्णहरिम होता है। तो पर्णहरिम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, जमीन से जल और खनिज लवण लेकर के वो अपना भोजन बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। उपभोक्ता। उपभोक्ता का अर्थ है ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, यानी कि अन्य उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। क्लियर होगा ना? उपभोक्ता क्या मतलब है? जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य उत्पादक पदार्थों के ऊपर निर्भर करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। वे उपभोक्ता भी 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, एक द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो सीधे सीधे पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, यानी पौधे के किसी भी भाग से अपना भोजन लेंगे, जड़ से लेंगे, तने से लेंगे, पत्तियों से लेंगे, टहनियों से लेंगे, शाखाओं, किसी से भी अपना भोजन लेंगे, वो जो है उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये उपभोक्ता हो गए। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से अपना भोजन, यानी शाकाहारी। शाकाहारी की डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। तो शाकाहारी वो होते हैं जो अपना भोजन अपने आप बना पाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सभी शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो सीधे सीधे पेड़ पौधों से। और एग्जाम्पल शाकाहारियों के बड़े आसान आसान हैं, मेरे हिसाब से आप सभी जानते भी होंगे। शाकाहारी का मतलब है जो केवल और केवल घास फूस पेड़ पौधे के किसी जड़ को, तने को, पत्ती को, किसी को भी अपना भोजन बनाएंगे, लेकिन केवल घास और पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे और कोई चीज़ वो नहीं खाएंगे। हिरण है,
हिरन जैसे इसका गाय है, भैंस है इत्यादि, ये सभी शाकाहारी जीव होते हैं। इसके अलावा द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से जो प्राप्त करते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव होते हैं सभी, इसमें सर्वाहारी जीव होते हैं। मांसाहारी का मतलब है जो मांस को ही अपना भक्षण करते हैं, मांस से ही भोजन बनाते हैं, मांस को ही भोजन के रूप में लेते हैं, तो वो मांसाहारी कहलाते हैं। और अन्य जो है एक और प्रजाति होती है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के बीच में होती है, यानी कि जो आवश्यकता पड़ने पर जैसे जैसा मौका मिल जाए। मांसाहारी का मतलब है केवल और केवल मांस खाएंगे। गिद्ध है केवल मांस खाता है, हिरन है के वो सॉरी शेर है केवल मांस खाता है, चीता है केवल मांस के अलावा और कुछ नहीं खाएगा, तो वो मांसाहारी में आएगा। लेकिन एक और प्रजाति है सर्वाहारी। आप जानते हैं सर्वाहारी क्या होता है? सर्वाहारी है यानी कि जो आवश्यकता पड़ने पर साग सब्जी भी खा ले और आवश्यकता पड़ने पर मांस को भी कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ। ठीक है, आप जानते हैं मनुष्य किस प्रजाति में आता है? मनुष्य सर्वाहारी में आएगा, ये ध्यान रख लेना, बहुत बार कंफ्यूज करने वाला पॉइंट होता है। मनुष्य आएगा सर्वाहारी में, क्योंकि आप भले ही हो सकता है कि शाकाहार करते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन हम जो है पशुओं का दूध इत्यादि पीते हैं और वो सारा काम करते हैं। और बहुत सारे मनुष्य जो है वो अन्य जीवों को भी खाते ही खाते हैं, यानी मांसाहार भी करते हैं। तो मनुष्य सर्वाहारी प्राणी का उदाहरण होता है। तो इसके बाद अपघटक पर बात आती है। अपघटक क्या होते हैं? कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि जीवाणु होते हैं, फफूंदी होते हैं, वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। सभी मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वर्ड ही बहुत सारे वर्ड साइंस में ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में ही अपने आप का एक्सप्लेनेशन। मृत उपजीवी, मृत माने मरे हुए, उपजीवी माने जीवों के ऊपर निर्भर रहने वाले, यानी मरे हुए जीवों के ऊपर जो निर्भर रहेंगे, यानी मरे हुए जीवों से जो भोजन लेंगे वो मृतोपजीवी होंगे। सभी जो विषाणु है वो सभी जीवाणु और सभी कवक इसमें निर्भर करते हैं। परजीवी, परजीवी का मतलब है जो दूसरे शरीर जीवों के शरीर के ऊपर रह करके उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे और उसको पूरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। परजीवी जैसे कि जूं हुआ, चिड़चिड़े हुआ, लेख हुआ, कलीली, पिस्सू, ये सभी जो हैं ये सभी परजीवी होते हैं। पेड़ पौधों में परजीवी जैसे कि अमरबेल हुआ, ये जिसके ऊपर रहेगा उसे नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा बच्चों, एक पॉइंट आता है सहजीविता। सहजीविता का मतलब है सह माने साथ, साथ जीविता माने जीवित रहने वाले। ऐसे जीव जो साथ साथ जीवित रहेंगे सहजीविता कहलाएगा। सहजीविता कहलाएगा। सहजीविता में ये जो जीव हैं वो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहते हैं। फलीदार पौधे जो होते हैं ना, फलीदार पौधे की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, उन गांठों के अंदर एक जीव, सूक्ष्म जीव रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है। और ये क्या करता है? राइजोबियम जो जीवाणु है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के पौधे के लिए उस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक पॉइंट आता है, इसी चैप्टर में भी आता है वो। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है क्या होता है? वायुमंडल से फलीदार पौधे की जड़ों में उपस्थित जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु जो है होता है, वो क्या करता है? वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है, उससे फलीदार पौधे अपना भोजन ले लेते हैं। अब फलीदार पौधे उसे आराम से अपने जड़ों में रहने देते हैं, रहने के लिए स्थान दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो ये सहजीविता, यानी दोनों जीव अब परस्पर रह करके और एक दूसरे के साथ अपना रह पाते हैं और अपना लाभ उठा पाते हैं, तो ये सहजीविता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट आता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला आप जानते हैं, आहार श्रृंखला का अर्थ है जीवों की ऐसी श्रृंखला जो पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती है। घास है, घास को कौन खाएगा? हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो ये घास, हिरन और शेर, ये एक आहार श्रृंखला पूरी हो गई। अब जो घास है वो क्या कहलाएगा बच्चों? पहला पोषी स्तर कहलाएगा। पहले पोषी स्तर पर केवल और केवल उत्पादक होंगे, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो घास हो, केवल उत्पादक होंगे। और ये जो है हिरन जो है वो क्या है? हिरन जो है वो है आपका, ये उत्पादक जो कहलाते हैं वो प्रथम पोषी स्तर कहलाता है। दो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता में प्रथम उत्पादक।
प्राथमिक उपभोक्ता भी दो तरह के हो गए, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता। जो पेड़ पौधों से भोजन ले रहे हैं वो सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। हिरण जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। यहाँ पे आहार श्रृंखला में ये पहला पोषक स्तर है, ये दूसरा पोषक स्तर है, ये तीसरा पोषक स्तर है, और जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो तीसरे पोषक स्तर पर आते हैं। तो जितने भी मांसाहारी जो जीव होते हैं वो आपके द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी जो जीव होते हैं वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अच्छा, एक ऐसे ही आहार श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं, आहार श्रृंखलाओं के कुछ जो पद हैं वो पोषक स्तर हैं, वो दूसरी तीसरी आहार श्रृंखलाओं में आपस में मैच खा जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? खाद्य जाल कहलाते हैं। और जो खाद्य जाल है, आहार श्रृंखलाओं की जुड़ी हुई व्यवस्था खाद्य जाल कहलाती है। घास है, घास के बाद हिरण हुआ, हिरण के बाद शेर हुआ। घास ने किसको खाया? घास को किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया? सांप ने। सांप को किसने खाया? बाज ने। अब यहाँ जो टिड्डा है, ये इस टिड्डे को बाज सीधा सीधा भी तो खा सकता है, तो ये भी तो एक आहार श्रृंखला हो गई, घास, टिड्डा और बाज। अच्छा जी, और दूसरी बात, इसी टिड्डे को मेंढक भी तो खा सकता है, तो एक घास, टिड्डा और मेंढक को लेकर के एक आहार श्रृंखला पूरी हो गई। और टिड्डे को सांप भी तो खा सकता है, तो घास, टिड्डा, सांप एक आहार श्रृंखला हो गई। तो ऐसे आहार श्रृंखलाएं जब जिनमें जो पोषक स्तर होते हैं वो विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के अलग अलग भाग बनते हैं, तो इस प्रकार से जो जन संरचना होती है आहार श्रृंखलाओं, बहुत सारी आहार श्रृंखलाओं का मिलने से वो क्या कहलाती है बच्चों? खाद्य जाल कहलाती है। अच्छा, चलते चलते एक पॉइंट और इसमें है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और एक होता है ऊर्जा का 10% नियम। ठीक है, ऊर्जा का 10% नियम, 10% रूल है। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि कोई भी पोषक स्तर जो है अपने से अगले पोषक स्तर को अपने प्राप्त ऊर्जा का केवल 10% भाग दे पाता है। प्राप्त ऊर्जा का केवल 10% भाग दे पाएगा अगले पोषक स्तर को। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, और जैसे मान लो सूर्य, ऊर्जा का प्रकृति में सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। ये सूर्य बनाया है मैंने, और सूर्य से ऊर्जा किसको मिल रही है? घास को मिल रही है। कितनी मिल रही है? मान लीजिए 1000 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। तो 1000 कैलोरी ये जो घास है ये अपने से अगले यानी हिरणों को ये केवल उसका 10% जितना इसे प्राप्त है, प्राप्त का 10%, बाकी 90% इसके अपने कामों में कंज्यूम हो जाता है। अपने से अगले को केवल 10% दे पाता है, यानी 1000 का 10% कितना हुआ? 100 कैलोरी हुआ। और जो शेर हुआ, शेर को 100 कैलोरी का 10% मिलेगा, तो उससे कितना मिला? केवल 10 ही मिला। एक ये जो है 10% का नियम है। तो इस नियम के अनुसार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसी भी आहार श्रृंखला में 5 या 6 से अधिक पोषक स्तर नहीं होते। ठीक है ना, कोई भी आहार श्रृंखला आप देख लीजिए, आप अपने मन में बना करके ये देखिए, पहले घास को टिड्डा ने खाया, पहले घास को टिड्डे ने, टिड्डे को मेंढक ने, मेंढक को सांप ने, सांप को बाज ने। तो ये जो है एक हो गया, दूसरा पोषक स्तर, तीसरा पोषक स्तर, चौथा पोषक स्तर, 5 पोषक स्तर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो 6 पोषक स्तर से किसी भी आहार श्रृंखला में अधिक पोषक स्तर नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसके लिए ये ऊर्जा का 10% नियम रूल फॉलो होता है। तो 10% नियम, अभी 1000 कैलोरी तो इसे मिली थी, 100 कैलोरी इसे मिली होगी, 10 कैलोरी इसे मिली होगी, 1 कैलोरी इसे मिली होगी, और 0.1 कैलोरी इसे मिली होगी। 1 का 10वां हिस्सा 0.1 कैलोरी, यानी इससे अगले के लिए इतनी ऊर्जा ही नहीं बचेगी कि जिसमें इसका जीवन यापन हो सके। समझ में आ गया? तो 10% नियम के अनुसार जो है वो इसलिए उसमें 6 से अधिक पोषक स्तर नहीं होते हैं, क्योंकि इससे आगे के पोषक स्तरों को इतनी ऊर्जा प्राप्त ही नहीं होगी कि जितने में ये अपने आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। तो बच्चों, ये छोटा सा आपका चैप्टर था, बड़ा इजी सा है। इसके ना हेल्प बुक में जो शुरुआत में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप ज़रूर पढ़िएगा, जो हेडिंग्स जो दे रखे हैं उनको आप ज़रूर पढ़िएगा। और भाई मेरे अपना काम चलाइए मेरे बच्चों, बगैर पढ़े आपका गुजारा होने वाला नहीं है। आसान से चैप्टरों को हम इसमें कराने की कोशिश करेंगे, और ये चीज़ें आगे भी रिवाइज होने वाली नहीं हैं, तो ये आप ध्यान रख लेना। चलिए बच्चों, थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा।